इस गाड़ी का उद्घाटन आप कर रहे हैं? हाँ। हाँ हाँ, अगले मुख्यमंत्री के लिए। खैर, मुझे लगता है कि यह बहुत बहुत मेरा मतलब है, यह निश्चित है कि ये आदमी इस इलेक्शन के अंत में किसी बहुत बहुत जिम्मेदार पद पर होगा और मैं मानती हूँ कि ये एक बड़ी जीत होने वाली है। वह 5 बार जीते हैं। हाँ हाँ हाँ। लेकिन इस बार वो खुद से ज्यादा के लिए लड़ रहे हैं। 3 और साल वह राज्य के लिए लड़ रहे हैं, केरल। और मुझे लगता है कि सही। हम सब सरकार में एक एक बदलाव देखने के लिए उत्सुक हैं। 10 साल के कुशासन और दुर्व्यवस्था ने वास्तव में यह स्पष्ट कर दिया है, हमें सरकार में बदलाव की जरूरत है और वह उसके अगुवा है। लेकिन जो सामान्य फीडबैक हमें मिल रहा है वह ये है कि उन्होंने बहुत काम किया है। इसे दीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल, शिक्षा में, कल्याण। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत प्रभावशाली नहीं रहा है। अगर आप देखें कि क्या आमतौर पर वे राष्ट्रीय राजमार्गों की ओर इशारा कर रहे हैं, जो केंद्रीय धन है। राज्य राजमार्ग बहुत अच्छी तरह से विकसित नहीं हुए हैं। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं तो कुछ वास्तविक चिंताएं हैं। उदाहरण के लिए, हमारे बहुत सारे अस्पताल, ये जगह केरल का गौरव हुआ करती थी, लेकिन दुख की बात है, जैसा कि वे अपनी टिप्पणियों में कह रहे थे, अस्पताल आईसीयू में है। आप पाते हैं, खासकर जब आप तालुका स्तर और स्थानीय स्तरों पर जाते हैं, नर्सें नहीं हैं, दवाएं नहीं हैं, डॉक्टर नहीं हैं, और ये एक गंभीर संकट बनता जा रहा है। मुझे एक बात कहनी है। मैंने अभी किसी से बात की जो सड़क पर जो एक अस्पताल में काम करता है। उसने कहा, मैं यहाँ यूडीएफ के साथ काम कर रही हूँ और फिर पिछले 10 सालों से, और एलडीएफ के साथ जो बदलाव हुआ वह शानदार था। उस अस्पताल में बहुत सुधार हुआ। खैर, तो वो एक भाग्यशाली महिला है, क्योंकि बहुत सारी ये राजनीतिक नहीं है। बहुत सी दूसरी महिलाएं हैं जिन्हें वैसा ही अनुभव नहीं होता है। और आप जानते हैं, हमारे यहाँ एक के बाद एक घोटाले हुए हैं। कोई किसी मरीज के अंदर महीनों तक कैंची छोड़ देता है, कोई किसी मरीज के अंदर महीनों तक कुछ और छोड़ देता है। 2 अस्पतालों की गहन चिकित्सा इकाइयों में आग लग चुकी है। लेकिन मुझे बताइए, लोग नहीं। जब आप अपना प्रचार कर रहे होते हैं तो आप उनकी सकारात्मक बातों का जवाब दूसरी सकारात्मक बातों से नहीं दे रहे हैं। आप अफवाहों की बात कर रहे हैं कि वे भाजपा के साथ गठबंधन कर रहे हैं, कि उस तरह की सारी बातें। नहीं, हमारे पास एक बहुत ही सकारात्मक मैसेज है। असल में आज मेरा पूरा भाषण सिर्फ केरल के भविष्य के बारे में था और उन्होंने अपने भाषण में वही बात दोहराई। हम मूल रूप से एकमात्र मोर्चा हैं जो भविष्य के बारे में बात कर रहा है। ये लोग अतीत में उलझे हुए हैं, अपनी वास्तविक या काल्पनिक उपलब्धियों का बखान करने में, और जाहिर है हमारी एक जिम्मेदारी है उनकी विफलताओं, उनके भ्रष्टाचार, उनके बेहद शर्मनाक सबरीमाला सोने के घोटाले और उस सब का मुकाबला करने की। जब हमने उनका इंटरव्यू लिया, उन्होंने बहुत सारा डेटा दिया। हाँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वह इसका इस्तेमाल कैंपेन में कर रहे हैं। माफ करना उमा। हाँ, तो मैं कह रही थी, मेरे ख्याल से आपके दोनों भाषणों ने बहुत सारे सकारात्मक संदेश दिए कि लोग इस कैंपेन से क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन एक आलोचना यह रही है कि चुनावों से पहले ही नाम निश्चित रूप से डॉ थरूर ने खुद को मुख्यमंत्री पद की दौड़ से बाहर कर लिया। भले ही उनका नाम भी सामने आया था, लेकिन इससे एक हद तक भ्रम भी पैदा हुआ है ना। और देरी आपके सांसदों के चुनाव लड़ने की इच्छा वगैरह के कारण। मुझसे पूछ रहे हैं या आपसे? नहीं, देखिए, मेरी राय ये थी कि, और मैं उनमें से एक नहीं थी, लेकिन जो सांसद चुनाव लड़ना चाहते थे वे सभी अच्छे लोग हैं, और सच कहूं तो वे एक संभावित विन को एक निश्चित विन में बदल देते। तो मैं पक्ष में थी, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने तय किया कि ऐसा नहीं होगा, और हम सब ने, एक अच्छी बात यह है कि सभी ने बात मान ली है। जो लोग निराश हैं, जिनकी आकांक्षाएं थी, उन्होंने सब कुछ किनारे रख दिया है और हम सब एक साथ हैं। किसी भी गंभीर बागी उम्मीदवारी या किसी भी सार्वजनिक असहमति का एक भी मामला नहीं है। हर कोई वहां कांग्रेस के लिए अनयूजुअल। कांग्रेस और जीपीएस के लिए अनयूजुअल। हाँ, इसे यहीं रोक दीजिए, आप उस कार्यक्रम में जा सकते हैं। हाँ, ये लगभग खत्म हो गया है। आपने एक शब्द भी नहीं कहा है। वे चाहते हैं कि आप कुछ कहें। हाँ, सकारात्मक कैंपेन के संबंध में हमने एक यात्रा की है। इसमें उत्तर से दक्षिण तक 1 महीना लगा। सही। हमने इन सभी विचारों, हमारी योजना, हमारे भविष्य, हमारे शोध का प्रचार किया है। जहां भी सरकार विफल रही, हमारे पास वैकल्पिक कार्यक्रम हैं। हम सबने कैंपेन में प्रचार किया है।
और अब यह जारी है। अंतिम चरण में यह नई पीढ़ी के लिए है। उन्होंने जो कहा वह सही है। हम नई पीढ़ी के लिए काम कर रही हैं। हम कार्यक्रम ला रही हैं। उदाहरण के लिए विश्वविद्यालय, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोजेनेटिक्स, ये सभी कोर्स हैं हम ला रही हैं। अब ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ये युवा विदेश में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सभी जगहों पर नए कोर्स ढूंढ रहे हैं। हम ये कोर्स अपने विश्वविद्यालयों में शुरू करने जा रही हैं। अब जैसा कि मैंने पहले कहा, इसकी ज़रूरत है। हम एक ग्लोबल जॉब वॉच टावर शुरू करने जा रही हैं। जॉब की दुनिया में क्या हो रहा है, हाँ, वैश्विक स्तर पर, फिर उसके अनुरूप हम नए कोर्स शुरू करने जा रही हैं। हम पाठ्यक्रम को पुनर्गठित करेंगी, उन्हें नौकरियां मिलेंगी। बस एक बात, दोनों आप जानती हैं, वे बार बार सोचते हैं। हम नियोक्ताओं का बहुत अच्छी तरह से ख्याल नहीं रखते हैं। ये बार बार सामने आता है कि 6 लाख करोड़ रुपए और यह कर्ज, वह इकोनॉमी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसे ठीक करने के लिए आपके पास क्या योजना है? क्योंकि अगर एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनती है तो आप कहेंगे कि केंद्र नहीं। अगर आप व्यवसाय पैदा करते हैं तो जब हम और व्यवसाय लाएंगे तो और ज्यादा रेवेन्यू पैदा होगा। हम गंभीरता से इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम वे नहीं हैं जो लाल झंडे लहरा रहे हैं। हम उनका स्वागत करने के लिए यहाँ हैं और उनका रेड कारपेट स्वागत होगा। और हम निवेशकों को यह आश्वासन देने के लिए एक निवेशक संरक्षण अधिनियम लाने जा रहे हैं कि उनका पैसा सुरक्षित रहेगा। हम वास्तव में सही मायनों में एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम अपनाएंगे, न कि वह सिंगल पोर्टल जिसे सरकार सिंगल विंडो कहती है। हम एक सिंगल विंडो चाहते हैं। हम वास्तव में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एक नारे से बढ़कर बनाना चाहते हैं। मैं आपको एक बात बताऊंगी, केरल एक उपभोक्ता राज्य है। जीएसटी एक उपभोक्ता बिंदु टैक्स है। दरअसल केरल जीएसटी के लिए नंबर 1 लाभार्थी होता, लेकिन दुर्भाग्य से इस सरकार, उन्होंने टैक्स प्रशासन का पुनर्गठन नहीं किया है। अभी भी जो व्यवस्था यहाँ मौजूद है, है। मैं पिछले 5 सालों से विधानसभा के पटल पर मांग करती रही हूं कि अब कृपया आप जीएसटी प्रावधानों के अनुसार टैक्स प्रशासन का पुनर्गठन करें। दुर्भाग्य से उन्होंने यह नहीं किया है। मैं यह प्रस्ताव देती हूं कि 1 साल के भीतर हम अपनी टैक्स वृद्धि बढ़ाएंगे। अब यह 8% से 30% से अधिक है। मैं जानती हूँ कि आपके भाषण में भी आपने बहुत सारी महिलाओं तक पहुँच बनाई, उन कई चीज़ों के बारे में बात करते हुए जो आप पेश कर रहे हैं, जिसमें बस यात्रा वगैरह शामिल है। ऐसे इकोनॉमी के साथ क्या आपको इसके विपरीत बात नहीं करनी चाहिए कि संदर्भ में हमारी केएसआरटीसी, नागरिक आपूर्ति निगम, के केरल राज्य एलसीडी बोर्ड, चिकित्सा सेवा निगम को आत्मनिर्भर बनाने की योजनाएं हैं। वे निगम, लेकिन केरल संघर्ष कर रहा है। बिल्कुल नहीं, वह हमारी शैली नहीं है। हमने बहुत पढ़ाई की है। हम ये निगम आत्मनिर्भर होंगे। उदाहरण के लिए पिछले 12 महीनों से केरल महंगाई में नंबर 1 पर है, क्योंकि सरकार मार्केट में हस्तक्षेप नहीं कर सकी। मार्केटिंग एजेंसी, मार्केट हस्तक्षेप एजेंसी सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन है। हमारे पास योजनाएं हैं। हमने सप्लाई चेन मैनेजमेंट के साथ चर्चा की है। उदाहरण के लिए मिर्च हमें गोंडूर से फसल के मौसम में 25 रुपए में मिल रही है और हम इसे यहाँ उगा सकते हैं। हमें भंडारण सुविधाओं की आवश्यकता है। फिर ऑफ सीजन में हम इसे दूसरे दामों पर बेच सकते हैं। यही सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। बिल्कुल। हम नागरिक आपूर्ति निगम में सप्लाई चेन मैनेजमेंट शुरू करने जा रहे हैं। सामाजिक मोर्चे पर हाँ, केरल के बारे में सबसे खूबसूरत चीज़ों में से एक ये है कि अपने सभी धार्मिक मतभेदों और जातिगत मतभेदों के बावजूद ये एक बहुत ही शांतिपूर्ण समाज है। बिल्कुल कोई विरोध नहीं है। हम इसी के लिए खड़े हैं। लेकिन लोग अब कह रहे हैं कि आप धार्मिक समूहों पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। नहीं, सच नहीं है। जो थोड़े कट्टरपंथी हो रहे हैं, जैसे जमात-ए-इस्लामी IUML का समर्थन कर रही है और आप आंखें मूंद रही हैं।
ये तो बस एक सवाल है जो हर कोई कह रहा है कि क्या ये और ज़्यादा विरोधी हो जाएगा और शायद बाकी भारत की तरह हिंसक भी हो जाएगा, नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते। जिसमें केरल बिल्कुल अलग और खूबसूरत है। केरल अलग है, हमारा इतिहास अलग है, हमारी संस्कृति अलग है। हाँ हाँ, हम अनादिकाल से साथ साथ रहते आए हैं। हर धार्मिक आस्था यहाँ शांति से आई है, कोई भी तलवार लेकर नहीं आया। हाँ, यहूदी तब आए जब वे बेबीलोनियों से और फिर रोमनों से भाग रहे थे। ईसाई सेंट के साथ आए। थॉमस डू डाउटिंग थॉमस, मैं प्रेरित। हमारे यहाँ इस्लाम आया, एक आक्रामक आस्था के रूप में नहीं, बल्कि मेरे लोगों के प्रायद्वीप से एक खबर के रूप में, जो 1000 सालों से अरब सागर पार करके ट्रेड के लिए, बसने के लिए, आबादी में घुलने मिलने के लिए आते थे और हर साल वापस जाते थे। वे लेकर आए और बोले, अरे आपको पता है कि हमारे प्रायद्वीप में क्या हो रहा है? हमारे राजाओं में से एक नाव पर चढ़कर चले गए। लेकिन अब भारत बहुत बीमार हो गया है। मैं तो बस ये कह रही हूँ, ये हमारा इतिहास है और हम इस इतिहास को गायब नहीं होने देंगे। दूसरी बात, लेकिन निर्भर, वह और मैं दोनों ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों से आते हैं जहाँ तीनों धर्म साथ साथ रहते हैं। उसके पास मंदिर, मस्जिद और चर्च है। मेरे पास भी वही है। मेरे मध्य में, केरल के कैपिटल में, पलायम स्क्वायर में यह शानदार सेंट है, जोसेफ कैथेड्रल। ठीक सबसे बड़ी मस्जिद पलायम जुमा मस्जिद के सामने और ठीक उसके बगल में सबसे पुराना एजेंट इज एन चर्च है। लेकिन मुझे आपको कुछ आंकड़े देने दीजिए। ये केरल है, हम इसे जाने नहीं देंगे। नहीं, लेकिन मुझे आपको आंकड़े देने दीजिए। आपको ईसाइयों और मुसलमानों के बीच एलडीएफ के लिए 30% की तुलना में 2 गुना, 2 बार 60% मिला है। हाँ, वे आपको सरकार में बनाए हुए हैं। क्यों नहीं? और हिंदुओं में आपको एलडीएफ से कम, बहुत कम मिला है। तो आप मूल रूप से चलते रहने के लिए 2 धर्मों पर निर्भर हैं। ये पूरी तरह से उचित नहीं है, क्योंकि हिंदू वोटों के बिना हम नहीं होते। नहीं, लेकिन आप निर्वाचित भी नहीं। मेरा मतलब है, ये 2 जो आपको सच में बनाए हुए हैं। मैं कहूंगी कि हम खुश हैं कि हमें अल्पसंख्यकों का विश्वास हासिल है, क्योंकि किसी भी समाज में अल्पसंख्यक, और यहाँ अल्पसंख्यक 45% हैं। 47। तो मुझे कहने दीजिए कि बिल्कुल। हमारे लिए केरल के लोगों को, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, सुरक्षित महसूस करने दिया जाना चाहिए। उन्हें महसूस होना चाहिए कि राज्य के भविष्य में उनकी हिस्सेदारी है, और उन्हें यह महसूस कर पाने में सक्षम होना चाहिए कि सरकार उनके सम्मान और चिंताओं पर ध्यान देगी। हम बस इतना ही वादा कर रहे हैं। एक बात, इस विधानसभा इलेक्शन के नतीजे यह घोषित करेंगे कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष केरल है। ये सुनना बहुत जरूरी है। यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस शो को खत्म करने के लिए ये एक अच्छा समापन है। मेरे पास एक और आखिरी। हम पूरे देश को घोषित करेंगे कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष है। आचार्य, मेरे पास एक और आखिरी है। मैंने यहाँ सर और पिनाराई और कई अन्य लोगों के सभी पोस्टर देखे हैं, और केरल में उनमें एक बात समान है। आप सब मुस्कुरा रहे हैं। तो चुनावों के लिए हमें एक मुस्कान दीजिए। मुस्कुराने के लिए बहुत कुछ है। आखिरकार वोट उनके लिए और वोट यूडीएफ के लिए। बड़ी सी मुस्कान। बज रहा है।